जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग चालू किए थे मिडाइवल इतिहास। कुछ दिन पहले आपको बता दिया जाए कि हम लोग जो चालू किए थे भारत का मध्यकालीन भारत इतिहास कर रहे थे, और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मुगल इंपायर। क्या पढ़ रहे थे? मुगल इंपायर। यानी कि बहुत दिन से काफी वीडियो नहीं आया था, मतलब कि बीच में ब्रेक सा हो गया था। तो अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा मुगल साम्राज्य का। आपको कंटिन्यू मेरे बाबू मुगल साम्राज्य का आपको वीडियो मिलेगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य का वीडियो नहीं मिल रहा था रेगुलर। हम जो पिछले पढ़ा दिए थे हुमायूं तक पढ़ा दिए थे। तो अब से सब फिर देखो वादा कब किए हैं तुमको, कब वादा किए हैं कि मुगल साम्राज्य खत्म करेंगे, मिडाइवल इतिहास पूरा खत्म करेंगे। तो मिडाइवल इतिहास पूरा खत्म करेंगे। मेरे को कैसे भी खत्म कर रहे, खत्म करेंगे ही करेंगे। ये मत समझना खत्म नहीं, कब भागेंगे नहीं। कब बोल दिए खत्म करने के लिए तो कैसे भी कर कर खत्म करेंगे। पूरी जी जान लगाकर खत्म करेंगे, पूरी कंटेंट लेकर ही खत्म करेंगे। ये मत समझना कि खाली पढ़ा दिए नहीं। रोज रात के 9 बजे अब प्रतिदिन चलेगा यही मिडाइवल इतिहास, और डीप लेवल से चला जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। क्लियर? तो आप लोग पहले फिर बोल रहे हैं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। फिर बोल रहे हैं कि एक सुबह 7 बजे क्लास आ रहा है जिसका नाम है राज दर्शन। आप लोग उसमें किस राज दर्शन के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट में लिखना कि सर हमको इस मान के चलो तुमको पढ़ना है त्रिपुरा के बारे में। तो बोलो सर कि त्रिपुरा के बारे में बताइए। तो आपका डिमांड पे उस राज्य का हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी देखो इस वाले एरिया को मत बोलना, न कि बोल देना कि सर जम्मू कश्मीर का पढ़ाइए। जम्मू कश्मीर का नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि पहले इस वाला एरिया को हम कवर कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग बोलोगे हो जाएगा। आप लोग फिर बोल रहे हैं कि अभी ना टेलीग्राम अगर चलाते हो, टेलीग्राम, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो कमांडर क्लासेस के नाम से मेरे बाबू, कमांडर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको यूज कर लो। 24 घंटा ओपन रहता है। इसमें मेरा टीम काम करता है, इस पे मेरा टीम काम करता है पूरी तरीके से। आपका वहां पे हर चीज मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टोटल चीज मेरी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। क्लियर हो गया? तो आप लोग इस चैनल को जुड़ जाना। क्लियर? तो आज हम लोग तो देखने वाले थे सूरीबंश देख रहे थे, जो पढ़ रहे हुमायूं पढ़ लिए थे, अब देखेंगे सूरीबंश। बीच में मुगल साम्राज्य में ध्यान से सुनना, बीच में कब मुगल साम्राज्य पढ़ते हो तो उसमें एक वंश और पढ़ने के लिए ऐड हो जाता है, जिस वंश का नाम पड़ता है सूरीवंश। क्या पड़ता है? सूरीवंश। अगर बात किया जाए, एक वंश पढ़ना पड़ता है जिस वंश का नाम है सूरीवंश। और इस सूरीवंश का जो शासन काल है 1540 से लेकर 1545, ये तो कभी कल डायरेक्ट पूछ लेता है कि सूरीवंश का जो शासन काल है ये कब कब से कब तक था? 1540 से लेकर 1545। अगर बात किया जाए इनके संस्थापक, इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इनके संस्थापक थे शेरशाह। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। अगर बात किया जाए सूरी वंश का, तो सूरी वंश को ध्यान से लिखना मेरे बाबू, सेकेंड अफगानी वंश कहा जाता है। सेकेंड अफगानी वंश। आप लोग को ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी पूछ देगा कि सेकेंड यानी कि द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन है, यही शेरशाह सूरी है। इसको कहा जाता है सेकेंड अफगानी वंश। तो फर्स्ट अफगानी वंश किसको कहा जाता है? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट अफगानी वंश, फर्स्ट अफगानी जो वंश है ये किसको बोला जाता है? तो लोधी वंश को। किसको? लोधी वंश को। आप लोग मेरे बाबू ध्यान रखना, नोट डालकर लिख लेना। अगर क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से सुनना, अगर तुमसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सूरी वंश को किस और नाम से जाना जाता है? सेकेंड अफगानी वंश। फर्स्ट अफगानी वंश किसको बोला जाता है? लोधी वंश को। किसको? लोधी वंश। क्लियर हो गया? अगर बात की जाए शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1472 ईस्वी में इनका जो जन्म है,
इनका शेरशाह सूरी का जो जन्म है ये 1472 के नरौल में हुआ था। नरौल आगे समझ में 1472 में हुआ था। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना इसकी जन्म 1472। अगर बात किया जाए इनका बचपन का नाम क्या था, अगर बात किया जाए इनका बचपन का नाम फरीद खां। इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ध्यान से सुनना, इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। अगर बात किया जाए इनका जन्म नरौल में हुआ था। कहां हुआ था? नरौल में। अगर बात किया जाए इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हसन खां। पिता का नाम क्या था? हसन खां। तो आप लोग इतना से समझ रहे हैं कि सूरी वंश का संस्थापक हुए शेरशाह सूरी। सेकेंड अफगानी वंश कहा जाता है और फर्स्ट अफगानी वंश लोधी वंश का कहा जाता है। इनका जन्म 1472 के नरनौल में हुआ था। ध्यान रखना, कहां हुआ था? नरनौल में। ध्यान से सुनना, इनका जन्म कहां हुआ था? 1472 में नरनौल। ये कभी कल पेपर में पूछ चुका है कि नरनौल में हुआ था। अगर बात किया जाए इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और पिता का नाम क्या था? हसन खां। पिता का नाम क्या था? हसन खां। अगर और एक बात अगर इसमें जाने जाए कि हसन खां जो है ये मेरे बाबू कहाँ के, तब ध्यान रखना, हसन खां सासाराम के। कहाँ के? सासाराम के। सासाराम बिहार में पड़ता है। सासाराम के क्या थे? जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। अगर पूछेगा किस राज्य के तहत, किस राज्य के तहत जमींदार थे, किस राज्य? तो जौनपुर, वो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी तुमसे पूछेगा कि बताओ मेरे बाबू हसन खां इनके पिता कहाँ के जमींदार थे, तो जमींदार थे कहाँ के, तो ध्यान रखना ये जमींदार थे सासाराम। तो पूछे किस राज्य के तहत जमींदार थे सासाराम का, तो जौनपुर। किसके? जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपको समझ में आ रहा है? आगे चला जाए, चलो। तो इनके पिता जो थे ये कहाँ के जमींदार थे? इनके पिता थे सासाराम के। किस राज्य के तहत? जौनपुर राज्य के तहत इनके पिताजी क्या थे? जमींदार थे। अगर बात किया जाए 1521 में इसको साफ कर दिया जाए, चलो साफ कर देते हैं। आगे तो इसके बाद बताते हैं, साफ कर दिया जाए। चलो अगर बात किया जाए आगे, फिर बोल रहे हैं बाबू डीप से लेकर रहे आप लोग पढ़ना है या शेरशाह से क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिससे शेरशाह से क्वेश्चन आज तक ना पूछा हुआ। हर बार क्वेश्चन शेरशाह से पूछा जाता है और पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? ध्यान से सुनना, 1522 में दक्षिण बिहार में एक शासक हुआ करता था, जिस शासक का नाम था बहार अली लोहानी। बहार अली लोहानी, समझना इधर। एक 1522 में दक्षिण बिहार के एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बहार अली लोहानी। क्या नाम था? बहार अली लोहानी। और बहार अली लोहानी ने इसी बहार अली लोहानी में के शासन में नियुक्त जो हुआ वो हुआ था फरीद खां। कौन हुआ था? फरीद खां। और फरीद खां को शेर खां का जो उपाधि दिया था यही दिया था। फरीद खां से शेर खां का उपाधि कौन दिया था? शेर खां। जो अभी वर्तमान में शेरशाह कहते हो, तो पहले जो नाम हुआ करता था बहार अली नुमानी, यानी कि बहार अली नुमानी 1522 में दक्षिण बिहार का क्या था? एक शासक हुआ करता। और इसी बहार अली लोहानी के ने नियुक्त किया किसको? फरीद खां को। फरीद खां को इन्होंने नाम चेंज कर दिया जिसका नाम हो गया शेर खां। क्या हो गया? शेर खां। एक किसी शेर को मार डाला। कौन? यही। फिर अपना आगे यही शेर खां को तुम लोग बोलते हो शेरशाह। यही जो शेरशाह को क्या बोलते हो? इसी शेर खां को क्या बोलते हो? शेरशाह सूरी। तो वो बताएंगे कि जो शेरशाह है अपने आप से नाम कैसे रखा। देखो 1522 में दक्षिण बिहार में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बहार अली नुमानी। यही बहार अली नुमानी जो है ये इन्हीं के शासनकाल में नियुक्त जो हुए थे फरीद खां हुए थे, इन्हीं को देखभाल करने के लिए। और जो शेर खां, ये फरीद खां है, नाम था बचपन का, लेकिन बहार अली नुमानी ने चेंज कर दिया। फरीद खां से क्या कर दिया? शेर खां। और शेर खां जो है अपना अलग नाम रख दिया जिसका नाम है शेरशाह। ये चौसा के युद्ध में धरा था, वो आगे बताएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? बताओ आगे चला जाए। चलो आगे अगर बात किया जाए तो, अगर बात किया जाए तुम लोग बताना 1 मिनट कि शेरशाह ने मुगलों के खिलाफ, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि शेरशाह ने, समझना क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शेरशाह जो है ये मुगलों के तरफ से किस युद्ध लड़ा था? किस युद्ध में लड़ा था? अब तुम लोग क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन देखने के लिए आसान लग रहा है लेकिन पानी छूट जाएगा, समझ लेना, हवा टाइट हो जाएगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेरशाह ने
ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिनके मुगलों के साथ दिया था, यानी कि मुगलों के साथ लड़ा था। शेरशाह एकमात्र ऐसा युद्ध बताओ जिनके मुगलों के साथ एकदम लड़ाई किया था, यानी कि मुगलों के साथ मिलकर लड़ा था। तो ध्यान रखना 1528 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध। लिख लेना मेरे बाबू, ये बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछता है घुमा फिरा कर। तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह मुगलों के तरफ से, यानी कि मुगलों के तरफ से किस युद्ध में लड़ा था, यानी कि मुगलों को साथ दिया था। तो कौन सा हो गया? 1528 चंदेरी का। कौन सा? 1528 चंदेरी का। अगर लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि मुगलों के खिलाफ, और फिर बाद में शेरशाह मुगलों के खिलाफ कब लड़ा, ये तो मुगलों के साथ। अब फिर अब एक बार और क्वेश्चन पूछता है कि जो शेरशाह है ये मुगलों के खिलाफ किस युद्ध में भाग लिया था। ये तो हो गया मिलकर लड़ा था मुगलों से, ये मुगलों के हो गया खिलाफ। अब दोनों क्वेश्चन देखो, यहीं पर थोड़ा थोड़ा लड़का मिस्टेक करता है। दोनों पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ शेरशाह ने मुगलों के, यानी कि मुगलों के साथ किस युद्ध में भाग लिया था। तो 1528 में मुगलों की तरफ से लड़ा था। और खिलाफ किस युद्ध में लड़ा था? तो 1529 में घाघरा का बैटल। 1529 में घाघरा का बैटल में जो शेरशाह जो है, घाघरा का युद्ध, शेरशाह जो है ये मुगलों के खिलाफ लड़ा था। ध्यान रखना कि एकमात्र घाघरा का ऐसा युद्ध है जो जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया था। ध्यान रख लेना। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि एकमात्र इतिहास में ऐसा युद्ध बताइए जो जल और स्थल, यानी कि जमीन और पानी दोनों में लड़ा गया था। तो ध्यान रखना 1529 का घाघरा का बैटल है। तो शेरशाह ने मुगलों की तरफ कब लड़े थे? मुगलों के तरफ से लड़े थे 1528 में चंदेरी। लेकिन शेरशाह मुगलों के खिलाफ, यानी कि मुगलों से खिलाफ कब लड़े? 1529 में घाघरा का बैटल। साफ कर दिया जाए, आगे चला जाए, लिख लिए। अब ध्यान से सुनना। अब शेरशाह ने चुनार का किला कब जीता? एक औरत थी, जिस औरत का नाम था, कर दिया जाए साहब, चलो कर देते हैं साहब। देखो, अगर बात किया जाए शेरशाह की अगर बात किया जाए, शेरशाह ने लॉर्ड मनिका से, किसे? लॉर्ड, एक औरत थी जिसका नाम था लॉर्ड मनिका। ध्यान से सुनना। शेरशाह ने लॉर्ड मनिका से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह। जो विवाह किया था शेरशाह 1530 में किया था। अगर 1530 में किया था तो यही 1530 में चुनारगढ़ का किला ये क्या कर लिया? अपने अधीन में कर लिया। क्योंकि मेरे बाबू जो शादी किया था वो किस लिए किया था? चुनार किला के लिए किया था। जो चुनार किला था किसका था? लॉर्ड मनिका। और पूछता है क्वेश्चन कि शेरशाह ने जो चुनार का जो किला है ये कब अपने अधीन किया? अपने जो अधीन में लाया ये कब कर लिया? 1530 में। 1530 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शेरशाह है लॉर्ड मनिका से जो विवाह किया था 1530 में, क्यों? चुनार किला के लिए। और चुनार किला किसका था? इसी का शासन में लॉर्ड मनिका, और इससे शादी कर जो चुनार गढ़ का किला यानी कि चुनार का जो किला है अपने अधीन में ले लिया, जिसका नाम क्या है? शेरशाह। और यही चुनार के किला में छिप गया था, आपको याद होगा, और बड़ी मार मारा था जिसका नाम क्या है? हुमायूं को। आपको याद होगा, पढ़ा दिए हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ। समझना, पहला हुआ चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध हुआ था ये 26 जून 1539 में हुआ था। यही चौसे के युद्ध में 1539 में पढ़ा दिए हैं। एक हुआ था शेरशाह और हुमायूं। किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें विजेता कौन बना, तो ध्यान रखना इसमें जो जीता था वो शेरशाह जीता था। कौन जीता? शेरशाह। और ये क्या हो गए? हार गए। और इसी युद्ध में जो शेरशाह है अपने आप को शेरशाह कहा था। पहले वो कहला रहा था शेर खां,
लेकिन इस युद्ध जीतने के बाद अपने आप को क्या नाम दिया? शेरशाह। क्या नाम दिया? शेरशाह सूरी। अब पहले कहलाता था कौन सा? शेर खान। लेकिन पूछेगा कि फरीद खान ने अपना जो नाम है शेरशाह सूरी किस वंश में रखे थे, किस युद्ध के बाद रखे थे? तो चौसा के युद्ध के बाद। यानी कि चौसा के युद्ध जीतने के बाद अपने आप को शेरशाह सूरी कहे थे, जिनका नाम था। और किसके किसे पूछे था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें कौन जीता था? शेरशाह। और कौन हार गया? हुमायूं। मेरे बाबू देखो, तुमसे जो युद्ध पूछेगा ना, पानीपत हुआ चाहे कुछ हुआ, डेट है ही नहीं पूछेगा, ईयर डेट के साथ पूछेगा। 26 जून, 27 जून, 28 जून, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रख लेना, पेपर में पूछा जाता है। अगर बात किया जाए कनौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, कनौज या बिलग्राम का युद्ध अगर पूछे जाएगी कनौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, यहीं पे लिख देते हैं कनौज या बिलग्राम। कनौज या इसको बोला जाता है बिलग्राम का युद्ध है। ये हुआ था 17 मई 1540 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ये भी जीता कौन था? शेरशाह जीता था। ये डायरेक्ट ध्यान रखना मेरे बाबू, ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट पेपर में पूछेगा। और डेट ध्यान रखना, इसी युद्ध से भारत में मुगल वंश को हुमायूं ने भगा दिया था। और इसी से शेरशाह सूरी ने मेरे बाबू सूर वंश का स्थापना किया था, इसी युद्ध से। कनौज या बिलग्राम में पेपर में पूछता है। कब युद्ध पूछेगा ना तो ईयर नहीं पूछेगा, टाइम के साथ पूछेगा कि कितने मई को। 17 मई ध्यान रखना। ये पूछेगा कौन मई? 26 जून। ध्यान रख लेना पेपर में। देखो डेट अगर पूछेगा ना, अगर तुमसे युद्ध अगर पूछेगा तो ईयर नहीं पूछेगा, डेट के साथ पूछेगा। इतना एग्जाम वाला पागल नहीं है कि तुमसे पूछ देगा कि चौसा का पानीपत का, डेट का ऐसे ही डेट दे देगा। सेमिनार पूछ देगा कि कनौज का युद्ध कब हुआ था, 18 मई, 17 मई, 19 मई, 21 मई। कंफ्यूज आ जाओगे उसी में। तो ध्यान रखना 17 मई 1540 में। क्लियर? आगे चला जाए। अगर बात किया जाए इसी में युद्ध में, जो बिलग्राम युद्ध में से हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया और अपने यहाँ पे क्या कर दिया? सूरी वंश का स्थापना कर दिया। और सूरी वंश का स्थापना कर शेरशाह ने जो अपना राजधानी है कहाँ बना दिया? आगरा। कहां बना दिया? आगरा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूरी वंश का जब स्थापना किया था शेरशाह, तो अपनी राजधानी कहां बनाया था? आगरा, उत्तर प्रदेश में। कहां बनाया था? आगरा में। आपको ये बात ध्यान रखना है और लिख लेना है कॉपी में, पेपर में पूछता रहता है कहां बनाया था? आगरा में। चलो आगे चलते हैं। क्लियर है? सब चीजों के क्लियर कट है? चलो आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए शेरशाह सूरी की जानकारी कहां से मिलता है, ये भी बताओ क्वेश्चन। शेरशाह सूरी की जो जानकारी है कहां से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि शेरशाह सूरी की जो जानकारी है पहले ही हम बता दिए हैं। जो लोग आप लोग वीडियो नहीं देखे वो जाकर वीडियो आप लोग देख लेना। शेरशाह की जानकारी कहां से मिलती है? शेरशाह की जानकारी बताओ। शेरशाह की जानकारी है किस बुक से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है? अब पता नहीं, बताना तो तनी मेरा वो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बड़ी पूछता है। बताओ कि शेरशाह की जानकारी है ये किस बुक से मिलती है? अब तुम लोग बताओ किस बुक से मिलती है, बताओ। तारिक ए शेरशाही। कौन सा बुक का नाम है? तारिक ए शेरशाही। बुक का नाम क्या है? तारिक ए शेरशाही। लिखा कौन है? अब्बास खां शेरवानी। इसका राइटर कौन है? इसका लेखक कौन है? इसका अगर लेखक पूछेगा तो लेखक ध्यान रखना अब्बास खां शेरवानी। ध्यान रख रहे ना, ये पेपर में डायरेक्ट एक लाइनर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि शेरशाह के जो जानकारी है किस पुस्तक में मिलता है, तो उस पुस्तक का नाम है तारिक ए शेरशाही। तारिक ए शेरशाही। या क्वेश्चन पूछेगा कि इसका लेखक कौन है? अब्बास खां शेरवानी। कौन थे? अब्बास खां शेरवानी। एक लाइनर में क्वेश्चन पूछेगा, सब हो जाओगे, भूकंप आ जाएगा। तो ध्यान रखना शेरशाह की जो जानकारी है किस पुस्तक से मिलती है? तारिक ए शेरशाही। इसका लेखक कौन है? आप लोग ध्यान रखना अब्बास खां शेरवानी। कौन थे? अब्बास खां शेरवानी। क्लियर हो गया? अगर बात किया जाए अकबर का अग्रगामी अतः पूर्वगामी किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ध्यान रखना अकबर का अग्रगामी अतः पूर्वगामी ये किसको बोला जाता है? अकबर का अग्रगामी यानी कि रास्ता दिखाने वाला, अच्छा पूर्वगामी ये किसको माना जाता है? शेरशाह को। एक लाइनर में क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि मेरे बाबू बताओ
अकबर को रास्ता दिखाने वाला, चाहे अकबर का अग्रगामी चाहे पूर्वगामी किसको बोला जाता है? शेरशाह सूरी को। किसको बोला जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी का जो भारत में शासन था ये 1540 से लेकर 1545 तक था, आपको पता है। जो अपना राजधानी बनाया था आगरा बनाया था। कहां बनाया था? आगरा। आगे चला जाए, ये पेपर में क्वेश्चन तुमसे हर बार पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, आप लोग ध्यान रखना इसको कि शेरशाह की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारीख ए शेरशाही। इसका लेखक है अब्बास खां शेरवानी। और क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का अग्रगामी या पूर्वगामी किसको बोला जाता है? शेरशाह। और शेरशाह का जो शासन पीरियड था 1540 से लेकर 1545 तक था। अगर आगे बात किया जाए 1540 के बाद इसके इनके कुछ बैटल देख लेते हैं, यानी कि कुछ युद्ध देख लेते हैं इनका शेरशाह का। शेरशाह कुछ युद्ध लड़े थे, शेरशाह के कुछ युद्ध देख लेते हैं। बैटल ऑफ द शेरशाह, बैटल ऑफ शेरशाह, यानी कि शेरशाह का युद्ध देख लेते हैं, यानी कि इनका बैटल देख लेते हैं, यानी कि लड़ाई देख लेते हैं। किसका? भैया ये बहुत महान योद्धा था, बिहार का था। आपको पता है ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, सुने हो कि नहीं सुने हो? एक बिहारी 100 पे भारी, वही बिहार का रहने वाला था, जिसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। पूरे इतिहास में सबको अकेले हिला डाला था ये। हुमायूं अकबर बकबर अगर रहता ही ना तो भारत में मुगल साम्राज्य का जो स्थापना होता ही नहीं है। हुमायूं को उतना बड़ा राजा मारकर भारत को भगा दिया था। जो बोलते हैं ना कि बिहारी बिहारी बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी होता ही है। इतिहास से लेकर आर्यभट्ट से लेकर अभी तक इतिहास ले देखोगे तो बिहार से ही सब कुछ है। महात्मा बुद्ध, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद महापद्मनंद, मगध सम्राट, पूरा एकदम बिहार है। बाबू वीर कुंवर सिंह, पूरे तरीके बिहार। जो बोलते हैं ना कि बिहारी है, बिहारी बिहारी है, तो आज बिहारी के आज जो बोलते हो ना कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर, वो एक बिहारी ने बसाया था, जिसका नाम था अशोक, सम्राट अशोक। गया काट दिया। तो एक बिहारी 100 पे भारी आए समझ में। बिहारी के टक्कर देने वाला पूरे दुनिया में कोई नहीं है। तुमको हकीकत बता रहे हैं कि बिहारी को टक्कर देने वाला पूरा दुनिया में कोई नहीं है। हकीकत बात बता रहे हैं। जिस दिन टक्कर अगर दोगे ना, अगर तुम्हारा अगर सामना कर जिस दिन बिहार के सामने से होगा ना, तो आकर सामने से बात कर लेना। पढ़ने के बात बता रहे हैं, पढ़ने के भी बात में कि पढ़ाई के मामले में तुमको लगता है ना कि हम बहुत बढ़ने में तेज है, किसी को भी बोलते हैं, चैलेंज देते हैं खुला, सामने सामने आकर क्वेश्चन कर लेना, तुमको पता चल जाएगा कि बिहारी के कितना औकात होता है। हिला डालेगा बिहारी। आगे समझ में, बिहार में ऐसा ऐसा कांड होता है ना कि पगला जाओगे। वो लड़की का हुआ था कि बिहार का पटना या भागलपुर में एक जगह है, वहां पे मेरे बाबू एक लड़की धोखा दे दी। कब एक लड़की ने धोखा दे दी एक लड़का को, तो उसी को दिखाने के चक्कर में एक लड़का ने पूरा लूसेंट याद कर लिया था। पेज नंबर ले ले, पेज जो होता है ना कॉपी का, पेज नंबर ले ले याद कर लिया था, उसको धोखा दे दी। तब जैसा ही लड़की लड़के को धोखा दिया, लड़का ने पूरा उसके गम में पूरा मेरे बाबू उसको बदला दिखाने के लिए पूरी तरीके से लूसेंट का एक एक पाना याद कर लिया था। लूसेंट एक एक पेज बता देता था, एक एक लाइन। इसीलिए बिहारी से पंगा मत लेना। बिहारी से अगर पंगा लोगे तो सामने कभी आ जाओ, पता चल जाएगा। सामने बोलो, बाहर तो सब कोई, बाहर तो मोदी को भी गाड़ी दिया जाता है, सामने आकर बात कर लो। आगे तो मैं तुमको लग रहा है ना कि नहीं, तो सामने आकर क्वेश्चन जवाब कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना तेज है। तो वही हाल है, एक बिहारी 100 पे भारी। तो ध्यान रखना कि इनका बैटल देख लेते हैं। वही शेरशाह बिहारी था, शेरशाह बिहारी था पूर्ण रूप से। इनका बैटल अगर देखते हैं, इनका बैटल पहला नंबर ये है 1541। 1541 में जो शेरशाह है ये किसके साथ लड़े थे? शेरशाह जो लड़े थे ये किसके था? तो शेरशाह का जो लड़ाई हुआ था गख्खर जनजाति से हुआ था। कौन सा जनजाति? गख्खर जनजाति। जो गख्खर जनजाति है मूल रूप से छत्तीसगढ़ में रहती थी। किसमें? छत्तीसगढ़ में। देखो, गख्खर जो जनजाति है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, सबसे खतरनाक जनजाति है। शेरशाह अपने किताब में लिखते हैं, बोलते हैं कि हम तो इस युद्ध में जीत गए, इस युद्ध में तो हम जीत गए, लेकिन जीतने के बाद, समझना, जीतने के बाद हमको इतना विश्वास नहीं था कि हम जीत न जाए। मेरे बाबू लास्ट में शेरशाह इन सबसे जीते थे। बहुत खतरनाक होती है, जिसका नाम है गौखर जनजाति। इतना गौखर जनजाति खतरनाक होती है ना, इतना गौखर जनजाति खतरनाक होती है कि शेरशाह कुछ बोले थे, अपने आप से बोले थे कि हम इनसे जीते हैं, वो हमको ही पता है। इनको जीतने के बाद मेरे बाबू शेरशाह ने बिहार में रोहतास गढ़ किले का निर्माण कराया। किसका किला का? रोहतास गढ़ किला का। ये इसलिए निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनके डर से शेरशाह ने कौन सा किले का निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़
किला और मेरे बाबू ये बिहार में है, ये बिहार में है, ध्यान रख लेना। कहाँ पे? बिहार में। अगर बात किया जाए रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? बिहार में। क्योंकि मेरे बाबू इसलिए इसका निर्माण करवाया था क्योंकि जो गौखर जनजाति है फिर वापस अटैक न मार दे। बहुत बड़ा का किला है, बहुत बड़ा सा किला का निर्माण करवाए थे, जिनका नाम क्या था? शेरशाह। क्या नाम था? शेरशाह। और कहाँ के सब जनजाति है? छत्तीसगढ़ का। कौन था? छत्तीसगढ़। अगर बात किया जाए 1542 में, 1542 में इन्होंने एक और बैटल किया, एक और अभियान किया 1542 में। ये किए मालवा का अभियान। कौन सा अभियान? मालवा का अभियान। जब मालवा के जो अभियान किए शेरशाह सूरी, तो उस समय मालवा के जो राजा थे उनका नाम था राजा मल्लू। मालवा के राजा कौन थे? मालवा के जो राजा थे उनका नाम क्या था? राजा मल्लू। मल्लू राजा थे, मल्लू राजा थे। और राजा मल्लू को मेरे बाबू क्या किए? शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। क्या कर दिया? शेरशाह क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया मेरे बाबू? पराजित कर दिया इनको। आज जीत गया कौन? शेरशाह। कौन जीत गया? शेरशाह। शेरशाह भी बहुत खतरनाक था, बिहारी था बाबू, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि जो बैटल लड़ाई हुआ था सबसे पहले 1541 में शेरशाह गौखर जनजाति, उसके बाद सेकंड 1542 में मालवा का अभियान किया, यहाँ का राजा मल्लू को हराया, और मल्लू के बाद मल्लू खां को हराया। उसके बाद 1543 में रायसीना, किसको? 1543 में 1543 में रायसीना, रायसीना का अभियान किया। कौन किया रायसीना का अभियान? रायसीना का जो अभियान है ये कौन किया? शेरशाह। कौन किया? शेरशाह। और रायसीना का जो राजा थे उस समय, रायसीना का जो राजा थे उनका नाम था पूरनमल। क्या नाम था? पूरनमल। क्या नाम था? पूरनमल। और समझना, इस पूरनमल यानी कि रायसीना पे अधिकार यानी कि हमला कौन बोला? शेरशाह। कौन बोला? शेरशाह। और शेरशाह ने पूरनमल को हरा दिया और जीत गया कौन? शेरशाह। कौन जीता? शेरशाह। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1543 में रायसीना का राजा किसको हराया था? जिनका नाम था पूरनमल। और भारतीय इतिहास में बोला जाता है कि शेरशाह सूरी का एकमात्र ऐसा अभियान बताइए जिसमें कलंक का कहा जाता है, यानी कि कलंक बड़ा अभियान है कि चरित्र, तो इसी में कहा जाता है इनका शेरशाह सूरी को बल माना जाता है कलंक या चरित्र दाग वाला अभियान। चरित्र दाग वाला अभियान आप लोग को ध्यान रख लेना है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह सूरी को एकमात्र अभियान बताइए जिसमें कलंक या काले धाबा वाला अभियान बोला जाता है। यह है मेरे बाबू रायसीना 1543 में। रायसीना 1543 में डायरेक्ट पेपर में पूछेगा कि शेरशाह सूरी का एकमात्र अभियान बताइए जिसमें कलंक या चरित्र का दाग वाला अभियान बोला जाता है। तो ध्यान रखना ये कौन सा है मेरे बाबू? यह है रायसीना का। किसका है? रायसीना। क्योंकि यहाँ पे धोखे से अटैक किया था शेरशाह, यानी कि सोए हुए थे रात में अटैक कर दिया था, जिसका नाम क्या था? शेरशाह। आगे चला जाए, इसको साफ कर दे। अगला जो अभियान है 44, अगला है 1544, इसको साफ कर देते हैं। अगला है 1500, ये जो 1544 है ये लड़ाई हुआ मरवाड़ का अभियान किया। कौन मरवाड़ का जो अभियान किए? ये जो मरवाड़ का जो अभियान किए ये किए मेरे बाबू शेरशाह। कौन किए? शेरशाह। अब तुम लोग बताओगे जो मरवाड़ राजस्थान में पड़ता है, और मरवाड़ का जो मरवाड़ चाहे मेवाड़ वैसी को बोला जाता है। मेवाड़ बोलो चाहे मरवाड़ बोलो, दोनों एक बुरी बात है। मेवाड़ भी बोल सकते हो, मेवाड़। ये मेरे बाबू जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अब तनी बताना कि इसका जो अभियान किए थे शेरशाह सूरी, यहाँ मेवाड़ यानी चाहे मरवाड़ का राजा उस समय कौन थे? राजा कौन थे बताओ? उस समय राजा कौन थे यहाँ के? तो इस समय यहाँ का मरवाड़ का जो राजा थे यानी कि जो शासक थे उनका नाम था मालदेव। कौन थे? मालदेव। याद कैसे रखोगे? मौ से मरवाड़, मौ से मालवा। इस मालदेव को मेरे बाबू, मालदेव और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, हारा कौन? मालदेव, जीत गया कौन? शेरशाह। तो आप लोग को ध्यान रखना है 1545 में मरवाड़ चाहे मेवाड़ का अभियान किया जिसका नाम था शेरशाह, और वहां का शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मालदेव, और मालदेव को हरा दिया। कौन हरा दिया मेरे बाबू? जिसका नाम था शेरशाह। क्या नाम था? शेरशाह ने पूरी तरीके से क्या कर दिया? हरा दिया। आगे चला जाए और समझना, इसी युद्ध में ये बोले थे शेरशाह
कि एक मुट्ठी बाजरे के टक्कर में, ध्यान रखना, एक मुट्ठी बाजरे के टक्कर में हम पूरे हिंदुस्तान की शक्ति खो बैठते। ये कौन कथन, ये पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है कि तुमसे किसने बोला था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हम पूरे हिंदुस्तान की शक्ति खो बैठते। उनका नाम है शेरशाह। बोले थे, लिख लेना, इसी युद्ध में बोले थे शेरशाह ने कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की शक्ति खो बैठते। ये कौन बोले थे? शेरशाह बोले थे। किस युद्ध में बोले थे? मेवाड़। क्योंकि मेरे बाबू कब लड़ाई कर कर आ रहे थे तो इस लड़ाई में बहुत ऊपर, यानी कि इस लड़ाई को जीते थे, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे बाबू काफी इन्होंने मेहनत किया। कब जीते तो पूरी तरीके से मेरे बाबू खाली इनका मिला, बालू ही बालू मिला। राजस्थान में क्या मिलेगा? रेगिस्तान ना मिलेगा। तो वहां पे कौन बाजरा होता है और कौन खेती होता है? तो उन्हीं के चक्कर में बोले थे शेरशाह कि एकमात्र, यानी कि हम लोग एक मुट्ठी बाजरे के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में बाजरा ही ना होता है, और जीते तो लगा कि बड़ी सोना होना होगा, गए तो खाली मेरे बाबू रेगिस्तान है। तो शेरशाह बोले कि इसको इतना मेहनत कर कर जीते, और इसके जीतने के चक्कर में, यानी कि जितना पैसा लग गया तो हम पूरी तरीके से क्या कर देते, एक शक्ति खो बैठते पूरे हिंदुस्तान का। अगला जो है 1545, ये युद्ध ध्यान रखना, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1545, और जो 1545 युद्ध है ये लड़े अभियान गए एक कालिंजर से। कौन है? कालिंजर। कालिंजर जो है मध्य प्रदेश में, कहा है? मध्य प्रदेश में। यहाँ का जो राजा हुआ था, राजा होता था जिसका नाम था राजा कीरत सिंह। यहाँ का राजा कौन था? राजा कीरत सिंह। अब समझना कहानी। राजस्थान से लड़ाई लड़कर ये अपने राजधानी आगरा जा रहे थे, जिनका नाम है शेरशाह, और बीच में पड़ा कलिंजर। कलिंजर में राजा कीरत सिंह ने एक बेसिया रखे थे। बेसिया का मतलब होता है डांस करने वाली डांसर। ध्यान से सुनना है। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। राजधानी का मतलब कहाँ? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। और जैसे ही आगरा में कर रहे थे तो बीच में आए मध्य प्रदेश, रात हो गया। कब मध्य प्रदेश आया, कब रात हुआ, तो वहां का राजा थे जिसका नाम था कीरत सिंह। और कीरत सिंह एक डांसर रखा करते थे, और डांसर का मतलब समझते हो? ऑर्केस्ट्रा वाला, जो नाचने वाला। और वही शाम को सब लोग बैठकर उस डांसर का नाच देख रहे थे। तलिए पहुंच गया शेरशाह, बोला कि रे, जो डांसर का नाम था रूपा नाम था। क्या नाम था? रूपा। बोला कि वो कितना सुंदर है, ये रूपा हमको दे दो। कौन बोला? शेरशाह। किसे बोला? कीरत सिंह से, कि हमको ये रूपा दे दो। कौन बोला? शेरशाह। किसे बोला? राजा कीरत सिंह से। कौन किया था अभियान है? शेरशाह। और शेरशाह को एक मेरे बाबू डांसर यहाँ पसंद आ गई, और राजा कीरत सिंह के दरबार में नाचती थी। और शेरशाह बोला कि हमको एक ये डांसर दे दो, रूपा नाम था। तो कीरत सिंह बोला कि हम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग अपने लिए रखेंगे, कभी मन न लगे तो नचाने के लिए। तो बोला शेरशाह कि नहीं, हमको चाहिए ही, आप कैसे भी कर कर दीजिए। तो बोला ना, देख रहे हो एक बिहारी। और शेरशाह ने बोला कि नहीं दोगे तो हम युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। और ये लड़ाई कर लिया। किसके लिए? एक डांसर के लिए, एक नचनिया के लिए। कौन? शेरशाह। कब एक डांसर एक नचनिया के अब लड़ाई किया, तो शेरशाह और राजा कीरत सिंह के बाद बीच क्या हो गया? लड़ाई हुआ। और जो शेरशाह सूरी है तो लौट कर युद्ध में से आ रहा था मेवाड़ का, और क्या किया कि एक तोप लिया। क्या लिया? एक तोप लिया, और तोप लेकर मारा। किन पे मारा? राजा कीरत सिंह पे। राजा कीरत सिंह पे मारा। वहीं कालिंजर के किला था, कालिंजर के किला में से तोप टकराया, और तोप जैसे ही टकराया तो शेरशाह पूरा बम उम लेकर खड़ा था, और उसके बीच में था जिसका नाम था ऊका। क्या नाम था? ऊका। और ऊका एक क्या था? अग्नि था, अग्निशामक यंत्र था। आगे समझ में? इसी में आकर गिरा, और शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो गया। उड़ गए, खत्म हो गए। देखो, शेरशाह सूरी ने कलिंजर का जो अभियान किया 1545 में किया, क्योंकि मेवाड़ से लौट कर आ रहा था कलिंजर मध्य प्रदेश में। वहां का जो राजा थे जिसका नाम था कीरत सिंह, और कीरत सिंह ने नचनिया यानी कि एक क्या रखे थे? एक डांसर रखे थे। तो उस डांसर में पसंद आ गया शेरशाह को, डांसर मांग दिया शेरशाह। राजा कीरत सिंह मना कर दिया कि हम ये डांसर नहीं देंगे। तो शेरशाह ने लड़ाई कर दिया कि हमको चाहिए नहीं तो लड़ाई करो। अब लड़ाई किए तो 1545 में लड़ाई हुआ। तो शेरशाह सूरी ने एक तोप मारा। तोप देखे हो ना? एक तोप मारा। तोप मारा तो इन पे ही मारा। तब वहां पे कलिंजर का किला है मध्य प्रदेश, उसे टकरा कर लौट कर आ गया शेरशाह पे। अब शेरशाह को पूरा अपना बम उम लेकर आए थे, बारूद। तो उसी बारूद में एक ऊका नामक एक बारूद था, अग्निशामक था, उसी में गिरा, उड़ गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी ने कैसे मरे थे? तो ध्यान रखना, ऊका नामक एक अग्निशामक
के गिर जाने के कारण पूरी तरीके से शेरशाह उड़ गए। अगर आगे बात किया जाए, इनका जो मकबरा है सासाराम में बनाया गया है। इनका जो मकबरा है कहां बनाया गया है? तो बात ये भी पूछता है कि शेरशाह का जो अंतिम अभियान कौन सा था? शेरशाह का जो अंतिम अभियान था कलिंजर था। कौन था? कलिंजर। क्लियर होगा? शेरशाह का अंतिम अभियान कलिंजर। मृत्यु हुआ 1545 में। आगे चलते हैं, इनका जो मकबरा है कहां पे है? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है। इनका जो मकबरा है सासाराम में है। कहां है? सासाराम में। अगर बात की जाए शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह का मकबरा, अगर बात की जाए शेरशाह के मरने के बाद इनको शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह के मकबरा सासाराम, सासाराम बिहार में है। बिहार में भी कहां पे? रोहतास में। कहां पे है? रोहतास में। आप लोग को ध्यान रखना है। अगर बात किया जाए शेरशाह मकबरा का निर्माण किसी ने करवाया था? निर्माण करवाया था जिसका नाम था पूर्ण निर्माण, जो पूरा निर्माण करवाया, पूरा जो निर्माण करवाया ये करवाया इस्लाम शाह। इनका बेटा का नाम था, इनका उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था इस्लाम शाह ने पूरा करवाया। और शेरशाह मकबरा को एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम, ये मेरे बाबू एक थे जिसका नाम था लॉर्ड कनिंघम। ये शेरशाह मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर कहा गया है। किससे सुंदर कहे हैं? ताजमहल से। ताजमहल से भी सुंदर कहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा है कि ताजमहल से भी सुंदर शेरशाह का मकबरा है, तो ध्यान रखना एक की कहे थे लॉर्ड कनिंघम। में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल से भी सुंदर बताया किसने है शेरशाह मकबरा को? तो लॉर्ड कनिंघम। कौन है? लॉर्ड कनिंघम। इनके बाद गद्दी पे बैठे जिनका नाम था, अब इसके बाद अगला इनका उत्तराधिकारी हुआ जलाल खां। क्या हुआ? जलाल खां। इनके बाद इनका जो शेरशाह के मरने के बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, वो हुआ जलाल खां। क्या हुआ? जलाल खां। जलाल खां ने किस नाम से गद्दी पर बैठा? किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो ध्यान रखना, जो जलाल खां है किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो ये बैठता है इस्लाम शाह के नाम से। इस्लाम शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा है। तो ध्यान रखना, शेरशाह के बाद जो उत्तराधिकारी आए जलाल खां, और जलाल खां ने किस नाम से गद्दी पर बैठा? इस्लाम खां या इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। और इनका जो शासन काल हुआ 1545 से लेकर, इनका जो शासन टाइम रहा 1545 से लेकर 1553, और इनका आकस्मिक मृत्यु हो गया। आकस्मिक मृत्यु का मतलब हो गया कि आकाश से एकदम जल्दी से मृत्यु हो गया, जिसका नाम क्या था? इस्लाम शाह। तो क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार रोहतास में है, और इनका ताजमहल से भी सुंदर कौन कहा गया? लॉर्ड कनिंघम कहा गया है और कहे हैं। और इनका पूरा जो निर्माण करवाया इस्लाम शाह, और इनका उत्तराधिकारी बना जलाल खां। लेकिन जलाल खां किस नाम से गद्दी पर बैठा? यही था जिसका नाम था इस्लाम शाह। इनका टाइम पीरियड 1545 से लेकर 1553, ये आकस्मिक मृत्यु हो गए। क्या हो गए? आकस्मिक मृत्यु। इनके बाद जो अगला है जिनका नाम है फिरोज खां, इनके बाद गद्दी पर बैठे इस्लाम शाह का जो उत्तराधिकारी हुआ ये हुआ फिरोज खां। कौन हुआ? फिरोज खां। देखो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना है उतना बता देते हैं। इस्लाम शाह को मरने के बाद अगले जो गद्दी पर बैठा उत्तराधिकारी हुआ, इनका नाम क्या हुआ? फिरोज खां। क्या नाम हुआ? फिरोज खां। और फिरोज खां के बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ मुबारिज खां। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था मुबारिज खां। क्या नाम हुआ? मुबारिज खां। मुबारिज खां, ध्यान रखना। देखो शेरशाह के बाद मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जलाल खां, किस नाम से गद्दी पर बैठा? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के मरने के बाद उत्तराधिकारी बना फिरोज शाह। फिरोज शाह के मरने के बाद फिर जो उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था मुबारिज खां। क्या नाम था? मुबारिज खां। और मुबारिज खां ने मोहम्मद आदिल शाह, यानी कि किसके? मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। आदिल शाह के नाम पे से का गद्दी पर बैठा, गद्दी पे बैठा। आप लोग ध्यान रखना। इधर देखो, अगर बात किया जाए शेरशाह के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी जलाल खां, जलाल खां ने किस नाम से गद्दी पर बैठा? इस्लाम शाह से। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी फिरोज शाह। फिरोज खां का मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी बने मुबारिज खां। और मुबारिज खां ने किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो आदिल शाह गद्दी, मोहम्मद आदिल शाह। यही मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था हेमू। लोग को याद होगा, आगे पढ़ाया जाएगा। हेमू को अकबर के खिलाफ पानीपत। तो ध्यान रखना, इसी मोहम्मद
आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था हेमचंद्र हेमू। राजस्थान का देखो इतिहास में दो ये तीन वो ऐसा राजा है ना कि बहुत महत्वपूर्ण राजा माना गया। एक है शेरशाह और एक है हेमू, हेमचंद्र हेमू बहुत शक्तिशाली था। कहा जाता है कि अगर अकेले जिस युद्ध में लड़ता था ना उस युद्ध का अकेले रुख मोड़ देता था, जिनका नाम था हेमू। बड़ी खतरनाक राजा था, 21,000 हाथी का अकेले बल था इसमें। जिस तरह चल रहे तो गलती से मारा गया लेकिन मराने वाला नहीं था, बहुत खतरनाक था ये। आगे बात किया जाए और इसके बाद जो अगला राजा आया इनके बाद आए इनका उत्तराधिकारी यानी कि मुबारिज खां के बाद उत्तराधिकारी आए। इनके बाद जो उत्तराधिकारी आए सिकंदर शाह सूरी। इनके बाद जो अगला उत्तराधिकारी आए सिकंदर शाह सूरी आए। इनके बाद जो अगला उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी। इनके बाद जो अगला उत्तराधिकारी आए सिकंदर शाह सूरी। इसी सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने सरहिंद के बैटल में हराकर फिर भारत में मुगल साम्राज्य का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। तो ध्यान रखना कि शेर शाह के मरने के बाद जो अगला उत्तराधिकारी है जलाल खां, और जलाल खां किस नाम से गद्दी पर बैठा, इस्लाम शाह से। किससे, इस्लाम शाह से। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी बना फिरोज खां, और फिरोज शाह का जो उत्तराधिकारी बना मुबारिज खां। मुबारिज खां किस नाम से गद्दी पर बैठा, मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। और इसी आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था हेमचंद हेमू, हेमचंद्र हेमू। अगर बात किया जाए कि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ, सिकंदर शाह सूरी। इसी सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के बैटल में, किसके बैटल में, सरहिंद के बैटल में हुमायूं ने हरा दिया। इसको साफ कर देते हैं ऊपर से फिर बताते हैं। इसी सिकंदर शाह सूरी को, इसी सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने सरहिंद के बैटल में, किसके बैटल में, सरहिंद के बैटल में, सरहिंद के बैटल, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध हुआ था जून 1555 में। कब हुआ था, 1555 में। किसके किसके बीच हुआ था, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी प्लस हुमायूं। किसके बीच, हुमायूं। और हुमायूं ने पूरी तरीके से सिकंदर सूरी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर से इंडिया में एक वंश का स्थापना कर दिया, फिर मुगल वंश। और यही मुगल वंश को सेकेंड बार जो स्थापना किया 1555 में किया, और यहाँ से सूरी वंश का क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है कि कब हुआ था, जून 1555 में, और मुगल वंश का स्थापना और किसको हराया था, सिकंदर शाह सूरी को। क्लियर, पूरा तुम्हारा शेर शाह खत्म करवा दिए, सूरी वंश खत्म करवा दिया। अब इसका रह गया न्यायिक परसायिक, न्यायिक प्रशासनिक भी इसका बता देंगे, शेर शाह सूरी का न्यायिक प्रशासनिक क्या है। क्लियर हो गया। तो आप लोग अभी भी इसका शेर शाह सूरी का हो गया, सैनिक प्रशासन बताएंगे कि तांबा सोना सब बताएंगे। क्लियर हो गया। तो फिर बोल रहे हैं कि आप लोग अभी वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। फिर बोल रहे हैं सुबह 7 बजे वाला क्लास तो छोड़ना ही मत। ताबूत में वो अंतिम किल है, मतलब एक खजाना क्लास है। नहीं देखोगे वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम वन लाइनर में क्वेश्चन पूछेगा। एक बार पेपर देख कर आओगे ना, फिर देखना वहां से। स्टैटिक जीके का सबसे हीरो रहता है रात दर्शन। आप लोग ध्यान रखना, सुबह 7 बजे चल रहा है, उसको जुड़ना ना भूलना, क्योंकि अंतिम किल शामिल होगा मेरे बाबू रात दर्शन 7 बजे। बहुत निचोड़ वो है, हर पेपर में क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।